स्वागत। आज हमारे पास भारतीय शेयर बाजार पर कुछ दिलचस्प सामग्री है। हाँ, ये वो दुनिया है जहाँ कंपनियां पूंजी जुटाती हैं और निवेशक अपनी संपत्ति बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो हम इस गाइड के जरिए गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आज के माहौल में इसके सबसे जरूरी पहलू क्या हैं। हाँ, खासकर उनके लिए जो इसकी बुनियादी बातों से तो वाकिफ हैं, पर शायद थोड़ा और जानना चाहते हैं। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं स्केल से। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। हाँ, BSE 1875 से है, काफी पुराना, एशिया का सबसे पुराना कह सकते हैं। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जो 1992 में आया। ये नया है लेकिन वॉल्यूम में काफी आगे है ना? बिल्कुल, NSE ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत आगे हैं और इनकी जो मेन इंडेक्स हैं, सेंसेक्स BSE का और निफ्टी 50 NSE का, वो तो इकोनॉमी के बैरोमीटर जैसे हैं। हाँ, रोज सुनते हैं इनके बारे में। अच्छा, और इन सबको रेगुलेट कौन करता है? वो करती है सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा। हाँ, इनका काम सिर्फ नियम बनाना नहीं है। अच्छा। हाँ, इनका मुख्य काम है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बाजार को निष्पक्ष रखना, ट्रांसपेरेंट रखना। और आजकल तो सेबी का ध्यान नई चीजों पर भी है। जैसे एल्गो ट्रेडिंग बढ़ रही है, फिनटेक का असर है, तो नियम अपडेटेड रहें, ये जरूरी है। सही बात है। और ये जानना भी जरूरी है कि यहाँ सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, कई तरह के प्लेयर्स हैं। रिटेल निवेशक हैं, मतलब हम जैसे आम लोग। हाँ। फिर बड़े संस्थागत निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, और विदेशी निवेशक भी हैं, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ, FIIs का तो काफी असर रहता है बाजार पर। बिल्कुल, उनकी खरीद बिक्री से बाजार की दिशा कई बार तय होती है। और इन सब के बीच में है ब्रोकर्स, जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बाजार काम कैसे करता है, मतलब मोटे तौर पर? मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। एक प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट? हाँ, जहां कंपनियां पहली बार शेयर लाती हैं, IPO जिसे कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा, IPOs। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जहां हम और आप जैसे लोग पहले से मौजूद शेयरों को खरीदते बेचते हैं। रोज जो ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। समझ गई। और हाल के IPOs का प्रदर्शन तो काफी मिला जुला रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत अच्छे चले, कुछ नहीं। दिखाता है कि प्राइमरी मार्केट में भी पैसा लगाना हमेशा आसान नहीं होता। ज्यादातर एक्शन तो वैसे सेकेंडरी मार्केट में ही होता है। अब निवेश करने के भी कई तरीके पॉपुलर हैं। जैसे? एक तो सीधा इक्विटी शेयर खरीद लो, किसी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। ओके। या फिर म्यूचुअल फंड का रास्ता है, या ETFs, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छे हैं। ETFs आजकल काफी सुनने में आ रहे हैं। हाँ, उनका चलन बढ़ा है, खासकर उन लोगों में जो म्यूचुअल फंड जैसा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, पर स्टॉक की तरह आसानी से खरीदना बेचना भी चाहते हैं। अच्छा, और निवेश शुरू करने का प्रोसेस, वो कितना आसान या मुश्किल है अब? अब तो काफी सरल हो गया है। मतलब किसी अच्छे ब्रोकर के साथ, जैसे ज़ीरोधा है, ग्रो है, इनके साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। ओके। फिर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है, नो योर कस्टमर, और अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, बस। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इस आसानी के साथ जोखिम भी जुड़े हैं ना? अरे बिल्कुल, जोखिम तो है ही। बाजार का उतार चढ़ाव वो तो सब जानते हैं। हाँ। फिर आर्थिक नीतियां बदल जाएं, कोई ग्लोबल घटना हो जाए, राजनीतिक स्थिरता का मुद्दा हो, या कंपनी से जुड़ी कोई खबर आ जाए। हाँ बिल्कुल, ये सब शेयरों की कीमतों पर असर डाल सकती हैं। और एक और चीज है, टैक्स। हाँ, टैक्स। मुनाफे पर टैक्स भी तो लगता है। बिल्कुल, अगर 1 साल से कम में शेयर बेचकर मुनाफा कमाया तो वो हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। उस पर 15% टैक्स लगता है। 15%? ओके। और अगर 1 साल के बाद बेचा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ। अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस अतिरिक्त मुनाफे पर 10% टैक्स है। तो ये जोखिम और टैक्स दोनों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वैसे हाल के सालों में कुछ बड़े दिलचस्प ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। क्या ट्रेंड्स? सबसे बड़ा बदलाव तो है रिटेल निवेशकों की भागीदारी में जबरदस्त उछाल। बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। हाँ, ये तो सुना है। टेक्नोलॉजी और कम ब्रोकरेज की वजह से शायद। बिल्कुल, उसी वजह से। और इसके साथ ही SIP, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश बहुत पॉपुलर हुआ है। हाँ, SIP तो बहुत लोग करते हैं आजकल। ये लंबी अवधि में पैसा बनाने का एक अनुशासित तरीका माना जाता है। और एक और नई चीज है, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो क्या है? ये गैर लाभकारी संस्थाओं, मतलब NGOs वगैरह के लिए फंड जुटाने का एक प्लेटफॉर्म है। ये एक अनोखा प्रयोग है। लिक्विडिटी बढ़ती है, वो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर ये भागीदारी बिना सोचे समझे हो या झुंड मेंटालिटी के साथ हो तो गिरावट के समय अस्थिरता बढ़ सकती है। अनुभवहीन निवेशक घबराकर बेच सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है?
इसीलिए निवेशक शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है। सेबी और इंडस्ट्री बॉडीज इस पर काम कर रही हैं। सही है। तो जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? बेसिक्स से थोड़ा आगे। देखो, एक आम सलाह तो यही होती है कि बड़ी स्थापित कंपनियां जो हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स जिन्हें कहते हैं, या फिर इंडेक्स फंड्स, उनसे शुरुआत करना अक्सर सुरक्षित माना जाता है। ब्लू चिप्स या इंडेक्स फंड्स। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी रिसर्च करना। सिर्फ दूसरों की सुनकर या अफवाहों पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, ये सब समझना जरूरी है। रिसर्च, हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। और हमेशा याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने निवेश को अलग-अलग जगह फैलाना। एक ही शेयर या एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगा देना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल सही। गहन रिसर्च और डाइवर्सिफिकेशन, ये सब शुरुआती नहीं बल्कि अनुभवी निवेशकों के लिए भी जरूरी मंत्र है। हाँ, हमेशा। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जिस तरह से भारत में लाखों नए युवा रिटेल निवेशक सीधे इक्विटी बाजार में आ रहे हैं, क्या ये ट्रेंड भारतीय अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियलाइजेशन और पूरे निवेश के माहौल को स्थायी रूप से बदल रहा है? और इसके लंबे समय में क्या असर होंगे, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।